दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से वो वीडियो पूरा अपलोड नहीं हो पाया। इसलिए हमने उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। उसी संबंध में आज मैं पुनः ये वीडियो बनाकर आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मैंने 3 दिन पहले अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में मैंने ये लिखा था कि कांग्रेस कहती है कि हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी संविधान विरोधी है, बीजेपी मुसलमान विरोधी है, बीजेपी आरक्षण विरोधी है। इसलिए हमें आपको सबको मिलकर बीजेपी को हराना है। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी की इस बात से सहमत हूं कि बीजेपी को हराना है। हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को हराना है, उसकी बात में कितनी सच्चाई है? क्या वो वास्तव में बीजेपी को हराना चाहती है या खुद सत्ता हासिल करना चाहती है? उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, और आप लोगों को जब भी कोई कांग्रेसी ये बात करता मिले कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, बीजेपी मुसलमान विरोधी है, तो उनसे आप ये सवाल जरूर पूछना। दोस्तों, पूरा देश जानता है कि अगले महीने फरवरी में या मार्च में दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, और पूरा देश ये भी जानता है कि दिल्ली के अंदर सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अगर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, और बीजेपी वहां से जीत जाएगी, क्योंकि जो वोट अरविंद केजरीवाल का है वही वोट कांग्रेस का है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए आप आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे? क्या बीजेपी को हराने के लिए आप दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या आप दिल्ली की पूरी कांग्रेस को यह कहेंगे कि बीजेपी को हराना है, आप लोग आम आदमी पार्टी को अपना वोट दीजिए? यह सवाल आप उन कांग्रेसियों से जरूर पूछना जो ये कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। दोस्तों, कई ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर जहां पे कांग्रेस सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है, जहां तीसरे नंबर और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। क्या बीजेपी को हराने के लिए पंजाब में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी? अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। क्या बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस वहां आरजेडी के सामने चुनाव नहीं लड़ेगी? कई ऐसे राज्य हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप ले लो। उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई कभी सपा और भाजपा के बीच में होती है, कभी बीएसपी और भाजपा के बीच में होती है। तो क्या कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ती है? तब कांग्रेस भूल जाती है कि बीजेपी को हराना है, हमारे चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, आरजेडी को, आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। बीजेपी को हराने के लिए हमें पीछे हो जाना चाहिए।
मैं यही कुछ ज़रूरी बातें आज आप लोगों से करूँगा। मैं अपनी बात, जो मुझे मेन बात अपनी आगे रखनी है, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको 1930 में ले चलूँगा। इतिहास हमें अपने भविष्य के निर्माण का मार्ग दिखाता है। इतिहास में की गई गलतियों से सीखकर हम भविष्य में पुनः गलती ना करें, यह इतिहास हमें सिखाता है। दोस्तों, एक दो दिन से ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से मैं ऑफिस पे ही था और हमने जो किताबें पहले पढ़ी हैं, उन किताबों में जो चीज़ें हमको भविष्य में काम आने वाली थीं, जिन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, उन चीज़ों को हम उन किताबों में हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया करते थे, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस किताब को पलटकर हम उन चीज़ों से सीख सकें। दोस्तों, मेरे हाथ में एक किताब है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। ये किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तर्क दिए हैं, उन तर्कों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, भारत का बंटवारा क्यों हुआ? आखिर ये नौबत क्यों आई कि मुस्लिम लीग को भारत से पाकिस्तान को अलग करने की जिद करनी पड़ी? बाबा साहब अम्बेडकर इन किताबों में उन सारे कारणों का और निवारणों का पूरा उल्लेख इसमें किया है। जिस किताब को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लीडर बंटवारा इस देश का करना चाहते थे, वो भी इस किताब की मुरीद थे। लेकिन इन किताब में लिखी गई बातों को अगर उन्होंने मान लिया होता, उस पर विचार कर लिया होता, तो भारत का बंटवारा नहीं होता, न पाकिस्तान अलग होता, न बांग्लादेश अलग होता। जो हमारे हजारों सैनिक आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, आज वो शहादत नहीं होती। जो इस देश का इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में खर्च हो रहा है, वो पैसा बचता और वो पैसा इस देश के गरीब लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता। आज हम रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों से हजारों करोड़ों अरबों रुपए के हथियार की डील करने के लिए हमें मजबूर न होना पड़ता। दोस्तों, 26 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में पाकिस्तान का रेगुलेशन पास हुआ कि पाकिस्तान एक अलग देश बने। कब हुआ? 26 मार्च 1940 को। लेकिन 1857 में तो आज़ादी की लड़ाई जब मेरठ से शुरू हुई, तो हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर ये लड़ाई शुरू करी थी। अंग्रेजों से सब आज़ादी चाहते थे। फिर ये बंटवारे की बात आखिर पैदा कहां से हुई? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 1935 में भारत का फर्स्ट इंडिया एक्ट आया
और फर्स्ट इंडिया एक्ट, जिसमें अंग्रेज भारत के लोगों के लिए अधिकार, स्कूल, नियम, कानून, कायदे, ये सारा उस कानून में डालना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज फर्स्ट इंडिया एक्ट लागू करने से पहले भारत के लोगों की राय चाहते थे, उनके विचार सुनना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग रियासतों के राजाओं को, अलग अलग जाति के जो लीडर थे उनको, हर पार्टी के प्रतिनिधियों को, सिखों के प्रतिनिधियों को, सबको 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया और उनसे कहा कि 1935 के कानून में आप लोग क्या क्या चाहते हैं जिससे बेहतरी हो सके, आप लोग अपना सुझाव हमें दें। तमाम उतार चढ़ाव के बाद, तमाम विरोधाभास के बाद 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई और 1935 में फर्स्ट इंडिया एक्ट भारत में लागू हो गया। कांग्रेस उस समय आजादी का आंदोलन चला रही थी। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग कर रही थी। और हिंदू संगठनों की तरफ से हिंदू महासभा अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी के सामने कुछ प्रस्ताव रखे और मुस्लिम लीग ने कहा कि ये हमारी मांगे हैं और इन मांगों पर बैठकर हम लोगों को बातचीत करके और जो हमारे वर्ग की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उन चीज़ों पर विचार करे और कांग्रेस उन्हें अपने एजेंडे में शामिल करे। लेकिन गांधी जी ने मुस्लिम लीग की, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की इस मांग को यह कहकर ठुकरा दिया कि मुस्लिम लीग पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। बस यहीं से बंटवारे का बीज पड़ गया। अगर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रस्ताव पे विचार करके उनको कॉन्फिडेंस में लिया होता, उनको आश्वासन दिया होता, तो शायद भारत पाकिस्तान का बंटवारा ना होता और इस बंटवारे में जो लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए, वो भी इस देश को देखना नहीं पड़ता। दोस्तों, अब मैं बाबा साहब अम्बेडकर की किताब की कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, कांग्रेस ने जब मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को ये कह के ठुकरा दिया कि मुस्लिम लीग पूरे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जब एक देश से दूसरे देश के बीच में संधि होती है तो सामने वाला देश उस देश से ये कभी नहीं कहता है कि आप पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 31% वोट मिला। 100 में 31 लोगों ने केवल चाहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और 69 लोगों ने मोदी जी के खिलाफ वोट दिया। तो क्या अमेरिका आज ये बात कह दे कि हम भारत के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ इसलिए संधि नहीं करेंगे क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री
भारत के 40 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सम्मान तो बहुमत का होता है। बहुमत बीजेपी के पास है। अगर बहुमत बीजेपी के पास है तो संधि ये मान के की जाती है कि इसमें पूरे देश का इंक्लूजन है, इंक्लूड है पूरा देश। तथ्यहीन कारण बताकर कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग को मान्यता देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया पता है? क्योंकि कांग्रेस, दूसरों की लीडरशिप कांग्रेस को हजम नहीं है। कांग्रेस खुद सबकी नंबरदार बनना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि हमको वोट दो, हमारे पीछे पीछे चलो, तुम्हारे भाग्य का फैसला हम करेंगे। तुम अपनी निजी पहचान मत बनाओ, तुम अपने पैरों पर खड़े होने की लड़ाई मत लड़ो, तुम अपने हक अधिकार की बात मत करो। हम बैठे हैं ना, हम करेंगे तुम्हारे हक अधिकार की बात। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस नहीं चाहती थी कि देश के सभी प्रतिनिधियों को, जाति धर्म वर्ग के लोगों को जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जाए और उनकी राय ली जाए। आप लोग सब जानते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन के अंदर दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंग्रेजों ने बाबा साहब अंबेडकर को बुलाया था। गांधी जी ने लंदन में डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया और अंग्रेजों से कहा कि दलितों का लीडर अंबेडकर नहीं है, दलितों का लीडर तो मैं हूं, मैं जो फैसला करूंगा वो दलितों को मान्य होगा। ये चाल आप देखो कहां से चली आ रही है। कांग्रेस का मकसद था कि दलितों को गुलाम बना के रखा जाए, उनको अपने पैरों पर ना खड़ा होने दिया जाए, हम ही उनके ठेकेदार बने, हमारे सामने भोजन की थाली हो, हम पेट भर के खा ले और जो झूठा खूंटा बचेगा वो दलितों की तरफ खिसका देंगे। ये नियत थी कांग्रेस की। दुनिया जानती है, इतिहास जानता है कि डॉक्टर अंबेडकर का विरोध इस आधार पर गांधी जी ने और कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं किया था कि दलितों का असली नेता अंबेडकर नहीं, मैं हूं। लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी की बात को अस्वीकार किया और दलितों का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को सहमति दी। और जब दलितों को अपने हक अधिकार की बात खुद करने का मौका मिला, जब उनको अपने दुख मुसीबत, अपनी परेशानियों को बताने का मौका मिला, तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पक्ष को इतनी मजबूती से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखा कि 1935 में आपको 70% अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिलवा दिए, जिसमें से पृथक निर्वाचन का अधिकार जिसको अंग्रेजों ने मान्यता दे दी थी, उसको गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में भूख हड़ताल करके और पुनः पैक्ट करके डॉक्टर अंबेडकर से और दलितों से छीनने का काम किया। मुझसे कहते हैं कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलते हो? अरे हमने वोट कांग्रेस को दिया, हमारे बाप दादाओं ने वोट कांग्रेस को दिया, तो अपनी बर्बादी का हिसाब बीजेपी से मांगेंगे, कांग्रेस से मांगेंगे। आज हमारे पास रोजगार नहीं है। आजादी के 77-78 साल बीत जाने के बाद भी इस देश से छुआछूत खत्म नहीं हुआ। घोड़ी पे चढ़ने पर, मूछ रखने पर आज भी लोगों को मारा जा रहा है। किससे मांगे हिसाब? जिसको वोट दे के अपने हक अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी, उसी से तो हिसाब मांगेंगे ना। हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी से क्या हिसाब मांगे हम? हमारे चौधरी तो आप बने बैठे रहे जिंदगी भर।
जब इस देश का कोई गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित आदमी अपने पैर पे खड़ा होके अपने हक अधिकार की लड़ाई खुद लड़ने की जब कोशिश करता है, शुरुआत करता है, तो ये कांग्रेसी, ये कांग्रेस के पिट्ठू दलाल उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए, उस लड़ाई को खत्म करने के लिए, उस मूवमेंट को तबाह करने के लिए उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। ये बीजेपी से मिला है, इसने पैसा ले लिया, ये बैठ जाएगा। अरे कांग्रेसियों, कितना भी आरोप लगा लो, कितने भी षड्यंत्र रच लो, कितने भी जाल बिछा लो, हम अपने पैरों पर खड़े होने की इस लड़ाई को बंद करने वाले नहीं हैं। यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। और लोकतंत्र में क्या संविधान के अनुच्छेद 324 में इस देश के हर नागरिक को पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है? क्या उसको पार्टी बनाकर अपने विचार लोगों तक पहुंचाकर अपने हक अधिकार, अपने पैरों पर खड़ा होने की, सत्ता हासिल करने की, चुनाव जीतने की संवैधानिक आजादी इस देश के अंदर नहीं है? आज कांग्रेस संविधान की बात कर रही है और संविधान के दायरे में रह के जो पार्टी बना के अपने पैरों पर खड़ा होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, बीजेपी से मिला हुआ बता रहे हैं। मेरे कुछ साथी कहते हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो क्या कहते हैं? छुआछूत कांग्रेस ने खत्म किया, तुमको सरकारी नौकरियों में आरक्षण कांग्रेस ने दिया, तुमको हक अधिकार कांग्रेस ने दिया। झूठ झूठ झूठ, सफेद झूठ। इस देश के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित को अगर सुई के नोक के बराबर भी अधिकार मिला है तो वो ना गांधी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया, वो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने और इस देश की संविधान सभा ने दिया। तो मैं बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ पूरी संविधान सभा को अपना उद्धारक मानता हूं। और मान लिया कि कांग्रेस ने आपको दिया, फिर बाबा साहब अंबेडकर एक बात लिखते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। बाबा साहब देखो क्या लिखते हैं, हालांकि अंग्रेजों ने भारत में भारतीयों की भलाई के लिए बहुत काम किए। यथा उन्होंने सड़कों को सुधारा, नहरें अधिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बनाई, रेल का निर्माण कर परिवहन को सुधारा, नाम पत्र के शुल्क पर पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था की, तार भेजने की व्यवस्था की, मुद्रा में सुधार की, माप तौल की प्रणाली और नियमन किया, भूगोल, नक्षत्र विद्या और औषधियों के बारे में उनकी सोच को सही किया, उनके आंतरिक झगड़ों को रोका, उनकी आर्थिक हालत में भी एक सीमा तक सुधारने का काम किया। सरकार के इन भलाई वाले कामों के बावजूद क्या कोई भारतीय आजादी की लड़ाई बंद कर देगा? वे अंग्रेजों का क्या आभार मांगेंगे और स्वशासन और स्वराज के लिए आंदोलन करना छोड़ देंगे? अथवा सामाजिक उत्थान के इन कार्यों के कारण भारतीयों ने अंग्रेजों द्वारा उनके किए जाने वाले कामों को नकारा और अपने आजादी की लड़ाई को जारी रखा। मैं पूछता हूं, जो ये तर्क देते हैं कि सब कुछ कांग्रेस ने दिया, तो क्या अपने पैर पे खड़ा होना बंद कर दोगे? अपनी लड़ाई को बंद कर दोगे? फिर बाबा साहब अंबेडकर आगे लिखते हैं, जो लोग अपने निजी सम्मान के बारे में अधिक सजग हैं, वह ऐसे नहीं हैं जो सिर्फ ऐसे भोजन के लिए चिंतित रहें जिनसे उनका मोटापा और बढ़े। उनमें जो गौरव बोध है उसे वे स्वर्ग के बदले भी त्याग देने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अगर कोई सोने की थाली में भी भोजन परोस के अगर रख देना हमारे टेबल पर, तो भी हम अपने पैरों पर खड़े होने की, सत्ता में हिस्सेदारी डालने की इस लड़ाई को बंद करने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ किया इस देश के लिए, तो क्या अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ले और कहें कि आपने सब कुछ कर दिया, रेल बना दिया, तार बना दिया, शिक्षा अच्छी कर दी, अब तो हमको आपकी गुलामी ही
ठीक है हम तो आपके शासन के नीचे ही रहेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये लड़ाई अपने पैर पर खड़े होने की है, ये लड़ाई अपने आत्मसम्मान की है। मुझे नहीं पता है कि ये लड़ाई में हम लोग कितना सफल होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, किसी दुनिया के महान विद्वानों ने कहा है कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, डिग्निटी हासिल करने के लिए, स्वशासन हासिल करने के लिए सब कुछ भी अगर कुर्बान कर दिया जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मरोगे जो आज ये दलाली करते घूम रहे हैं, आप मरोगे तो गुलामी की मौत मरोगे, और जब हम मरेंगे तो हमें इस बात का गर्व रहेगा कि हमने अपने जीवन के आखिरी सांस तक अपने मान सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रहे, और आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेकर अपने पैरों पर खड़ा होने की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और तुम्हारी आने वाली नस्लें गुलामी में ही अपने को संतुष्ट समझेंगी। ये फर्क है तुम में और हम में। दोस्तों, तीसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर इसमें क्या लिखते हैं जिससे इस बात को और मजबूती मिली, इस बंटवारे को और आग हवा मिली, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को। 1935 में फर्स्ट इंडिया एक्ट आ गया, उसके बाद देश में चुनाव हुए, और जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैं खास करके जो मुसलमान भाई बहुत कांग्रेस करते हैं ना, उनको भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस तुम्हारी हितैषी नहीं है। कांग्रेस तुम्हें गुलाम बना के रखना चाहती है, कांग्रेस तुम्हें अपना पिट्ठू बना के रखना चाहती है, कांग्रेस तुम्हें कुछ देना नहीं चाहती है। फिर भी मुसलमानों को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो अपने राजकाज में हमको हिस्सेदारी देगी, लेकिन जहां कांग्रेस बहुमत में जिस राज्य में थी, वहां पर कांग्रेस ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या शर्त रखी? कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने मंत्रिमंडल में इस शर्त पर शामिल करना स्वीकार किया कि वो पहले मुस्लिम लीग से इस्तीफा दें, कांग्रेस में शामिल हों और कांग्रेस के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करें, तब जाके उनको मंत्रिमंडल में और राजपाट में भागीदारी मिलेगी। यानी मुसलमानों, बस तुमको भी केवल हमारी दया पे जिंदा रहना है, तो तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत बचा खुचा खाने को मिल जाएगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी जगह देखो आप, जहां कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार थी, जहां कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, वहां कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने यह शर्त नहीं रखी कि आपको मुस्लिम लीग से त्यागपत्र देना होगा, कांग्रेस में शामिल होना होगा और कांग्रेस के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। वहां पर हंसी खुशी कांग्रेस ने, जहां कांग्रेस ताकतवर थे, जहां उनकी संख्या थी, जहां उनके प्रतिनिधि जीत कर आए थे, बिना शर्त के कांग्रेस ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया और हिस्सेदारी भी दी। यह दोगलापन कांग्रेस ने किया इस देश के कमजोरों के साथ। तब मुस्लिम लीग को लगा कि हमारे हक अधिकार तो यहां सुरक्षित नहीं रहेंगे,
अगर कांग्रेस ने मिलजुल कर हजारों देशों का, अभी समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना मैं आपको बताता, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ऐसे दर्जनों देशों का बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें जिक्र किया है कि वहाँ भी जातीय भेद था, वहाँ भी धार्मिक भेद था, वहाँ भी सामाजिक असमानताएं थीं, वहाँ भी भाषाओं की असमानताएं थीं, वहाँ भी भौगोलिक असमानताएं थीं, लेकिन उन्होंने मिल बैठकर एक दूसरे की बातों को सुनकर उनका हल निकाला और उन देशों का बंटवारा नहीं हुआ। अगर कांग्रेस ने मिल बैठकर इसका हल निकाला होता और एक बिना बायस हुए देश हित, कांग्रेस से ऊपर देश हित को रखते हुए अगर काम किया होता तो बंटवारा नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने देश हित को नीचे रखा और अपनी चौधर को ऊपर रखा, इसलिए बंटवारा हुआ। क्या मिला उस बंटवारे से? क्या इस देश का मुसलमान पाकिस्तान चला गया? आज़ादी के 78 साल बाद मैं पूछता हूं, बंटवारे से क्या मिला? बंटवारे से मौतें मिली, बंटवारे से देश बर्बाद हुआ। बंटवारा किस आधार पर हुआ? धार्मिक आधार पर। फिर भी 25 करोड़ मुसलमान इस देश में कैसे बचे? देश का देश टूट गया और जिस मकसद से देश टूटा वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ। क्या सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए? जब सारे मुसलमानों का हस्तांतरण पाकिस्तान में नहीं हुआ तो फिर इस बंटवारे का मकसद क्या हुआ? केवल निर्दोष लोगों के खून बहे इस बंटवारे में। कितने माओं की कोख सूनी हो गई, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग बिछड़ गए जो आज भी 78 साल के बाद भी अपनी आंखों में उम्मीद की किरण लिए बैठे हैं कि मेरा कोई पाकिस्तान में होगा, हिंदुस्तान में होगा। तो दोस्तों, यही कुछ जरूरी बातें आप लोगों से करनी थी और मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है। कोई समाज हो, बड़ाई हो, यादव हो, गुर्जर हो, ठाकर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, जाट हो, कोई बिरादरी हो, किसी की पराधीनता मत स्वीकार करो। अपने पैरों पर खड़े होने की लड़ाई लड़ो। लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रह के संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने वोटों की शक्ति से, अपने प्रतिनिधियों की शक्ति से सरकार में शामिल हों और आप अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ें, क्योंकि एक माली का भला माली से बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता है। एक जाट का भला जाट से बेहतर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। एक दलित का भला एक दलित से बेहतर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। एक मुसलमान का भला एक मुसलमान से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। यह बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, और इस बात की इजाजत देता है संविधान आपको कि आप अपने प्रतिनिधि खड़ी करो, अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाओ और कानून के और न्याय के मंदिर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचो और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारों को मजबूर करो। तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब इस देश का हर जाति, वर्ग, धर्म, मजहब का आदमी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होगा, तभी तो मजबूत होगा यह देश। मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूं कि मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, अपने देश के लोगों के लिए काम कर रहा हूं। गरीबी के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, जुल्म, जाति, अत्याचार के खिलाफ मैं लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करके, सत्ता हासिल करके, सत्ता में हिस्सेदारी डाल के उन लोगों के दुखों को दूर करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं माली समाज से, जाट समाज से, खुमार समाज से, मुस्लिम समाज से ये नहीं कहता हूं कि आओ हमारी पार्टी में तुम जुड़ो और जुड़ने के बाद हमारे ऊपर निर्भर हो जाओ, हम तुम्हारे भाग्य का फैसला करें। नहीं भाई, आप हमारे साथ जुड़ो, जुड़ के हम मिल के शक्ति इकट्ठा करें
ताकत पैदा करें, सरकार बनाएं और आप अपने अपने हिस्से की लड़ाई अपने हाथों से लड़ो। इस बात की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने करना चाहता था। आगे फिर मिलूंगा कुछ नई बातें लेकर आप लोगों के सामने।